आप सभी दोस्तों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान में पुनः स्वागत करता हूं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफार्मर से संबंधित सभी पार्ट्स को, के प्रिंसिपल को और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ट्रांसफार्मर रेशियो, बैक EMF, प्राइमरी सेकेंडरी और सारे चीज़ों के डिटेल में बताने के लिए इस वीडियो में आया हूं। आप देखें और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर इससे संबंधित और सारे जानकारी चाह रहे हैं तो आप अपना राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विथ इट्स पार्ट्स, यानी अपने पार्ट्स के साथ ये ट्रांसफार्मर को दिखाया गया है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स क्या हैं और उन पार्ट्स के क्या नाम हैं और उनका क्या काम है, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्थ पॉइंट है, ये अर्थ क्यों किया गया, इसके बॉडी को अर्थ क्यों किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि ये 3 फेज सप्लाई में होते हैं, यानी कि इसमें 11 kVA का सप्लाई होता है, ट्रांसफार्मर होते हैं, जिससे किसी को इसके इर्द गिर्द या इसके संपर्क में आने से उसे बहुत ज़बरदस्त उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की चांसेस रहती है, वहाँ जहाँ तक कि उसे डेथ हो जाने की संभावनाएं रहती है। तो इसको हम लोग बॉडी अर्थ करके रखते हैं कि कोई भी हमारा लीकेज करंट हो रहा है तो वो क्या हो कि अंडरग्राउंड हो जाए और उस कंडीशन में उसके बॉडी में करंट की जो मात्राएं हैं कम हो तो वो बच सकता है, और इसका यह काम था। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ व्हील बताया गया। 30 प्रकार के कोई भी जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपको व्हील लगाया गया होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि थोड़ी दूरी है उसे हम लोग डुगरा कर आगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें। तो व्हील के बाद हम देखते हैं कंटेनर या टैंक। कंटेनर या टैंक जो होता है एक हमारा घनाकार बॉक्स होता है और इस बॉक्स के अंदर हमारा जो कि प्राइमरी सेकेंडरी कोर और आयल सभी चीज़ें इसके अंदर डाला गया होता है और डाल के इसे ऊपर से नट बोल्ट से पैक कर दिया जाता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये वाइंडिंग है। वाइंडिंग जो दिखाया गया इसके अंदर जो कोर के ऊपर की गई थी, लेमिनेटेड कोर होती है और कोर के ऊपर वाइंडिंग की गई थी। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 वाइंडिंग होती है। उसके बाद आपको दिखाया गया यहाँ पे कोर जो होता है लोहे और लोहे के साथ आपको इसमें कुछ मिश्रित किया गया होता है, मिश्र धातु जो कि सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन इस 0.8% से 4.5% तक सिलिकॉन तो मिलाकर इसे बनाया गया होता है इसके कोर को। और कोर की थिकनेस जो देखा जाता है 0.35 से 0.5 mm तक इसका कोर का थिकनेस होता है। और नेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये कोर जो होता है सभी तरफ से कोर की वार्निश की गई होती है, लेमिनेशन किया गया होता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे कूलिंग पाइप दिखाया गया, ये कूलिंग पाइप है और यहाँ भी कूलिंग पाइप ही दिखाया गया है। ये कूलिंग पाइप के साथ साथ आपका एक प्लेट भी आती है। तो ये कूलिंग मतलब ट्रांसफार्मर जब भी वर्किंग में आता है तो ये ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, हीट होता है। जिसके अंदर जो वाइंडिंग होगी वो हीट होगी तो इसके अंदर जो आयल होगा वो हीट होगा। हीट होने के कारण क्या होगा कि वो अपना एरिया में फैला होगा, तो फैलाव जिस होगा तो वो ट्रांसफार्मर के बाहरी पाइप और कंजर्वेटर में ये चला जाता है, इसका जो गर्म तेल होता है। तो ये इसका काम यह था। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बूस्ट लिखा गया है। बूस्ट जो है कि LT का है और यहाँ पे ST का बूस्ट दिखाया गया है, यानी कि लो टेंशन प्रोटेक्टिव बूस्ट लगाए गए हैं और यहाँ पे हाई टेंशन प्रोटेक्टिव बूस्ट लगाए गए हैं। इस तरह से इनमें इनपुट और आउटपुट होता है, यानी ST में हमारा जो होता है इनपुट होता है और LT से आउटपुट होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इनलेट वाल होता है, यहाँ से हम यदि ट्रांसफार्मर में तेल की कमियां पड़ती है तो उस कंडीशन में हम यहाँ से तेल को इसके अंदर डालते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या है कि आयल आउटलेट ड्रेन कॉक है, इसके माध्यम से जब हम इसके आयल को बाहर निकालना होता है तो आउटलेट वाल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे टेपिंग स्विच लगाया गया है। ट्रांसफार्मर के अंदर आपको अलग अलग रेंज में टेपिंग स्विच लगाया गया होता है कि जिस रेंज में आपको काम करना है उस रेंज में उसके टेप चेंजर को चेंज करके आप उसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर गेज लगाया गया। तो ये टेम्परेचर गेज है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि जब ये वर्किंग में आता है ट्रांसफार्मर तो इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितना बढ़ रहा है उसके यहाँ पे टेम्परेचर गेज से हम उसका देखते रहेंगे। और उसके जो क्षमताएं हैं उस क्षमता से यदि ऊपर जाता है तो इसके ऊपर लगाया गया होता है आपको बकोलेज रिले, यह आप जो बताता है कि ये टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाता है उसके रेंज से तो वो क्या करता है, उसके अलार्म बजने लगते हैं और जो भी आसपास में व्यक्ति इसका ऑपरेटर होता है वो इसे ऑपरेट करता है, यानी कि उसके सप्लाई को ऑफ करता है या इसके जो भी प्रॉब्लम उसे देखता है। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक्सप्लोजन वाल है। एक्सप्लोजन वाल जब होता है कि ये टेम्परेचर बढ़ गया होता है उस कंडीशन में यह बकोलेज रिले काम नहीं कर पा रहा है या अलार्म नहीं बजा पा रहा है, इमीडिएटली इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है,
तो उस कंडीशन में ये ब्लास्ट ना हो, उसे बचाने के लिए यहाँ पे एक्सप्लोजन वाल्व लगाया गया होता है, जिससे ये क्या करता है कि अपने यहाँ से यहाँ से इसे ब्लास्ट करके यहाँ से सभी प्रेशर रिलीज हो जाता है और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो ब्लास्ट नहीं कर पाता और किसी प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हो पाता है, बच सकता है। आप देख रहे हैं कि ऑयल गेज है, ये ऑयल गेज जो है कंजर्वेटर के अंदर लगाया गया होता है। कंजर्वेटर के अंदर ऑयल हाफ रखी जाती है और जब भी ये ट्रांसफार्मर के टैंक में ऑयल की कमी पड़ती है उस कंडीशन में एक कंजर्वेटर टैंक से ऑयल ये बड़े टैंक में यानी कि कंटेनर में आता है और इसमें ऑयल का लेवल बताते रहता है कि इसके अंदर कितना ऑयल है। दूसरा इसका यह काम है कि जब भी ये ट्रांसफार्मर वर्किंग में आता है तब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको स्पेस देता है, इनकी फैलाव होगा, इतना फैलाव होगा तो इस कंजर्वेटर में टैंक में क्या होता है कि सभी प्रेशर जो गर्म ऑयल होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं और आने के बाद इसके ऊपर दिखते हैं कि कितना हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि जब ये ट्रांसफार्मर वर्किंग से ऑफ होगा तो ये ठंडा होगा, यानी संकुचित सिकुड़ा होगा। उस कंडीशन में जो भी इसके अंदर तेल आया होगा वो क्या होगा, फिर टैंक के जाएगा। तो ये कितने डिग्री तक इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ सकता है और कितना ये काम करता है, 20 डिग्री सेल्सियस से आपको 95 डिग्री सेल्सियस तक ये आपका टेम्परेचर बढ़ता है इसके कंजर्वेटर के अंदर और ये काम करता है। और ये आपको दूसरा क्या करता है कि जगह का काम करता है, यानी फैलाव का काम करता है, इसके जगह देता है जब भी इसके अंदर बढ़ता है। दूसरा आप देखेंगे इसके अंदर कि ये प्रेशर रिलीज होता है यहाँ से। इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेन टैंक से, कंटेनर से और यहाँ पे कंजर्वेटर से जुड़ा हुआ एक पाइप होता है, उसी के बीच में बकोलेज रिले लगाया गया होता है। बकोलेज रिले में ही आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेशर रिलीज एक लगाया गया होता है, जो भी हमारा प्रेशर होता है वहाँ से धीरे धीरे करके वो रिलीज होते रहता है। और इसी बकोलेज रिले के अंदर 2 फ्लोट लगाए गए थे, फ्लोट ए और फ्लोट बी होता है। फ्लोट ए जब भी होता है प्रेशर ओवर होने के बाद दबाव बढ़ता है तो ये यहाँ से अलार्म बजाता है। और दूसरा देख रहे हैं कि ब्रीदर है, ब्रीदर ये जो होता है अपने श्वसन के काम करते हैं, इनकी सांस लेने के काम करता है। ब्रीदर में सिलिका जेली भरा गया होता है और सिलिका जेली शुरुआती में वाइट कलर का होता है और जब वो सांस मतलब कुछ वर्किंग में आ जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे उसका वर्क मतलब ज़्यादा होता है तो वो धीरे धीरे स्काई ब्लू हो जाता है, आसमानी ब्लू हो जाता है और नीचे से यहाँ पे एयर लेता है यह। तो यहाँ से इनके पूरे पार्ट्स के और जानेंगे कि जब ये सांस लेता है उसको क्या बोलते हैं, लेने की क्रिया क्या कहते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। इस क्रिया को ब्रीदिंग बोलते हैं, निश्वासन बोलते हैं। और नीचे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सांस लेने के लिए फिल्टर लगाया गया होता है, सांस लेने के लिए इसके फिल्टर होता है। उसी के अंदर यहाँ पे एक और चीज़ें होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रेनर बोलते हैं। और नीचे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ड्रेन होल बोलते हैं, नीचे से आपके होल बनाए गए होते हैं और उसी में आपका ऑयल सील लगा होता है, ऑयल को सील करने के लिए और ये सांस लेने के लिए लिया गया होता है। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे इसके ट्रांसफार्मर में और सारे क्या चीज़ें होती है तो वो देखेंगे। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे तो क्या होता है 4.44 होता है, मैक्सिमम AFN होता है। और ये देखा जाए कि प्राइमरी के सेकेंडरी के, जब भी ये प्राइमरी का होगा तो यहाँ पे हमारा AP और NP होगा और जब भी ये सेकेंडरी का होगा तो यहाँ पे S और S लिखा गया होता है। अब यहाँ देख लें कि ये यहाँ पे एक वैल्यू आता है 4.44, ये क्या है तो ये फ्लक्स घनत्व है, ये आपको मैक्सिमम होगा और ये कोर का एरिया है और यहाँ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे टर्न हो जाएगा। इस प्रकार से ये में फॉर्मूला था। दूसरा आप देखेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो का जो फार्मूला होता है कि सेकेंडरी बाई प्राइमरी इक्वल टू, फिर लिखेंगे सेकेंडरी टर्न बाई प्राइमरी टर्न और लास्ट में देखेंगे कि प्राइमरी करंट एम्पियर और सेकेंडरी एम्पियर। इस प्रकार से एक्शन होता है। इससे हम ट्रांसफार्मर के रेशियो को निकालते हैं कि प्राइमरी में कितना टर्न है, सेकेंडरी में कितना टर्न है, प्राइमरी में कितना वोल्टेज, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज है, या फिर दूसरा हम लगाते हैं कि सेकेंडरी में कितना करंट है तो प्राइमरी में क्या होगा। इस तरह से इसके इक्वेशन को निकालते हैं। जस्ट इसके बाद देखेंगे कि ये इसके अंदर अब जो कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप बनाया गया होता है उसका कोर क्या होता है तो कोर मिलता है EIULJ&C मिलता है। और ये इस प्रकार से मिलाने से क्या बनता है, सेल टाइप, कोर टाइप और बेरी टाइप बनता है। और ये जो हमारा होता है सिलिकॉन का बनाया गया होता है। दूसरा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, जिसे अन्वयन प्रेरण कहते हैं। दूसरा होता है कि ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पे काम करता है। ट्रांसफार्मर से हमेशा जो होता है कि AC सप्लाई पे काम करता है और DC सप्लाई पे काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता, उसके कारण यह होता है कि ट्रांसफार्मर में जब हम AC सप्लाई देते हैं तो उसमें फ्लक्स उत्पन्न होता है और यह काम जो होता है कि DC में नहीं होता है, उस फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, जिसके कारण यह उत्पन्न नहीं कर पाता और कुछ समय के बाद वो करंट के मान बढ़ने से वो प्राइमरी जो होगा वो जल जाएगा वाइंडिंग, तो वो हमारा
सेकेंडरी में सप्लाई नहीं दे पाएगा। दूसरी बात कि हम प्राइमरी किसे वाइंडिंग कहेंगे, सेकेंडरी किसे कहेंगे, तो जिसमें इनपुट होता है उसे प्राइमरी, जिससे आउट होता है उसे हैं। उसके बाद यह ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है और यह दक्षता में पूछा जाए कि कितना होता है तो 90 से 98% तक इसकी दक्षता होती है, क्योंकि यह एक गतिशील मशीन नहीं है, जिससे यह इसमें इफिशियंसी इसका बहुत ज़्यादा होता है अन्य मशीनों की अपेक्षा। तक देख लिए हैं और इस प्रकार के और सारे इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ लेंगे। और वीडियो बनाने के लिए हम एक राय से मांग रहे हैं कि आपका राय क्या है कि इस प्रकार से हम वीडियो बनाएं, तो आप क्या कह रहे हैं, आपका क्या राय है। तो आप अपना राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।